Hello students, in the continuation of this chapter alternating current, today we are going to start very important topic of the chapter series LCR circuit or series RLC circuit. मतलब this topic is so important that every year in every exam क्वेश्चन इज आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक सीरीज आरएलसी सर्किट. मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, स्पेशली क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है और इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें सब में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये सीरीज आरएलसी सर्किट होता है. सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो अलग अलग एसी सर्किट्स की हमारी बात चल रही थी, पहले जो हमारी बात हो रही थी वो एसी सर्किट को लेके हो रही थी और पिछली क्लास में मैंने एसी सर्किट्स को कवर किया था. एसी सर्किट्स को लेके मैंने रेजिस्टर सर्किट को कंप्लीटली डिस्कस किया था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट को डिस्कस किया था और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कस किया था. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई इनके जो रिजल्ट हैं, इनके जो करंट और वोल्टेज के रिलेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनको यूज़ करने वाले हैं. अभी मैं आपको बताऊँगा, उसका भी रिविजन आपका हो जाएगा. तो सीरीज आरएलसी सर्किट में हमें क्या करना होता है, देखो मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो हमारा एसी सर्किट होता है उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर. तो अब इस क्लास में हम ये देखना चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि भाई रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और उनके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा. क्या होगा मतलब कहने का ये है कि करंट और वोल्टेज का बिहेवियर किस तरह का होगा. और जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस XL होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC होता है. तो अगर हम इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे सर्किट का, कंप्लीट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा. मतलब हमें करंट और वोल्टेज का स्टेटस देखना है कि उनमें ऑसिलेशंस किस तरह से होंगे. सीरीज एलसीआर सर्किट में हमें पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और हमें यह देखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा. मतलब ये जो करंट और वोल्टेज, जिन फेजर की हम बात करते आ रहे हैं, जिन्होंने सारा झंझट खड़ा किया हुआ है, उनका फेज डिफरेंस हमें देखना है. जैसे प्योर रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होती है, इंडक्टर में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होती है, कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होती है. तो क्या इस सीरीज आरएलसी सर्किट में भी ऐसा ही होता है. तो ये सब हमें पूरी सर्किट थ्योरी को हमें डिस्कस कर लेना है इन दिस सीरीज आरएलसी सर्किट. तो अब इसको कैसे हम बनाते हैं. इस सर्किट में क्या होता है, इन दिस सर्किट ए रेजिस्टर, एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स. आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ डायग्राम में मैंने एक रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट करके इनको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ये मेरा एसी सोर्स है, दिस इज एसी मेन्स. सो एसी मेन्स विल प्रोवाइड द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो जब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ इधर अप्लाई होगा तो इसमें करंट आएगा. सो मान लो मेरा जो सर्किट है उसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है. I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अब ये तो आप जानते ही हैं कि सीरीज में करंट सेम रहती है. सो जो रेजिस्टर में रहेगी वही इंडक्टर में होगी, वही कैपेसिटर में होगी. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो वोल्टेज है उसका क्या होगा. मतलब इसमें ये दिस इंडक्टर कैपेसिटर एसी के अंदर वोल्टेज करंट साथ साथ चले ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर. तो मैंने अलग अलग यहाँ पर दिखाया है. जो पिछली क्लास हमारी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे. देखो सीधे हैं, इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 0. सो ये लॉन्गर लाइन के द्वारा दिखाया गया है. इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज अक्रॉस आर वो ज़्यादा होती है करंट से. इसमें आप देखो वोल्टेज ऊपर है और करंट हॉरिजॉन्टल में है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. मतलब करंट इज लैगिंग द वोल्टेज थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसमें देखो, इसमें करंट आगे है तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसमें करंट वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. इसमें क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. इस सर्किट का क्लियर फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. अब देखो यहाँ पे हमें टोटल निकालना है
वोल्टेज के इसमें टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, टोटल वोल्टेज इसमें कितना ड्रॉप हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे डीसी सर्किट में हम क्या करते हैं, डीसी सर्किट में हम कर देते हैं ऐसे, मान लो ये रेजिस्टेंस है इसमें 2 वोल्ट हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस है इसमें 1 वोल्ट हुआ, ये तीसरा रेजिस्टेंस है इसमें 3 वोल्ट हुआ। तो अब देखना, अब आप डिफरेंस देखना, मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि भाई बताओ इसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो ये तो ठीक है, अगर ये डीसी है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, अगर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 + 1 3 + 3 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर VR के अक्रॉस वोल्टेज VR है, L के अक्रॉस वोल्टेज VL है और C के अक्रॉस वोल्टेज VC है। तो टोटल वोल्टेज VR + VL + VC नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर चौंक जाएंगे, आप देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हम वोल्टेज को सीधा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर एक फेजर है, उसमें चेंज हो रहा है। सो उसको हमें वेक्टरली ट्रीट करना है, वेक्टरली ट्रीट करना है। अब देखो कैसे वेक्टरली ट्रीट करना है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ VR, मेरा VR का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, ये हो गया I0R। ओके, नाउ VL इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L, ये कितना हो जाएगा I0 × R। अब इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस R नहीं होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और उसको हम बोलते हैं XL। सो ये हो गया I0 XL। इसके बाद VC मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो गया हमारा I0 XC। यहाँ पर मैंने तीनों के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। V = कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नया नहीं किया। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी रॉकेट साइंस हियर, मैंने सिंपल फंडा ओम्स लॉ का यूज किया है। ओम्स लॉ V = IR यूज किया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज V = IR। ओके, मैक्सिमम बोले तो करंट भी मैक्सिमम होना चाहिए, इसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट I0 है तो मैक्सिमम वोल्टेज V = IR यूज करके I0R। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर IR यूज किया है, करंट मैक्सिमम लिया है, R इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है XL। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I0 XC। अब मेरे को मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस RLC, इस पूरे सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज मेरे को लिखना है। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, आप बस देखें और सुने। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस RLC सर्किट, ये मान लो मेरा E0 है, E0 है। तो मैं यहां पर, अब देखो मैंने यहां पर डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं I0, अगर मैं x एक्सिस के लॉन्ग लेता हूं तो VR तो इधर ही होगा क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। मेरा VL ऊपर है क्योंकि करंट पीछे चलती है इंडक्टर में, और VC नीचे होगा क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे चलती है। तो इस डायग्राम से जो रिजल्ट आया, मेरे VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए, VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है। VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए। जब VL और VC एक दूसरे के अपोजिट आ गए तो टोटल कितना हो गया, 0 नहीं होगा। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो उनका आंसर हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, कोई कह के चला गया है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो आंसर 0 होगा। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर। लेकिन ये पक्की बात है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है, उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है। जो ज़्यादा वाला होता है उसमें से हम कम वाला माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ देखें, VL ऊपर है, VC नीचे है। एक मिनट के लिए अगर मैं ये मान लूँ, ये एज्यूम कर लूँ कि मेरा VL इज ग्रेटर देन VC, सो टोटल कितना हो जाएगा, VL माइनस VC ऊपर। भाई VL ऊपर है, VC नीचे है, VL ग्रेटर है तो ऊपर कितना हो गया, VL माइनस VC, और मेरा VR इधर हो गया। सो टोटल कितना हो गया,
ई नॉट इधर हो गया ना। अब मैं इस VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट ई नॉट लिख सकता हूं। दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपको ये तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर का सम कितना होता है। इफ टू वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब यहां पर आप देखें E naught is the maximum voltage across RLC circuit, so E naught can be written as under root VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल, दो परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड किया है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड किया है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का सम होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ VL एंड VC हियर, I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर प्लस I नॉट R स्क्वायर। ओके, I नॉट कॉमन लेके बाहर आ गया और ये अंदर आ गया अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो E नॉट बाई I नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। E नॉट अपॉन I नॉट, E नॉट अपॉन I नॉट, रिमेंबर योर ओम्स लॉ, रिमेंबर योर ओम्स लॉ। वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट इज द रेजिस्टेंस and this is the total resistance of series RLC circuit. This voltage upon current is the total resistance, and this total resistance is called impedance. This is called impedance Z. तो हमारा total resistance और impedance निकल के आ गया। So Z is equal to अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बस यही वो चीज़ है, यही वो क्वांटिटी है जिसका डेरिवेशन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी सीरीज RLC सर्किट को डिस्कस करो एंड हेंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट, दैट इज Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर XL की वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में ओमेगा L बताई और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C बताई। सो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद अब हम इसमें डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फेज एंगल, फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के लिए हम tan phi देखते हैं। tan phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में, बताओ। देखो ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC हुआ। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो VL इज इक्वल टू I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R। सो I नॉट को कॉमन लेके काट दिए, तो ये आ गया XL माइनस XC बाई R। बहुत इंपॉर्टेंट है फेज एंगल। तो मतलब क्या हुआ ये जान लो, समझ लो। रेजिस्टेंस के अंदर फेज डिफरेंस करंट वोल्टेज के बीच में 0 होता है, इंडक्टर के अंदर फेज डिफरेंस π/2 होता है, कैपेसिटर के अंदर फेज डिफरेंस π/2 होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज RLC के अंदर π/2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। कितना होगा ये डिपेंड करेगा XL और XC की। तो फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। नाउ 3 कंडीशंस अराइजेस फ्रॉम हियर आई एम डिस्कसिंग। यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बात है, फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। पहला केस मैं डिस्कस करता हूँ। अगर XL और XC इक्वल हैं तो tan phi कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब अगर XL और XC की वैल्यू इक्वल है तो tan phi 0 आ गया, तो फेज डिफरेंस 0 आ गया। सो जिस सर्किट का फेज डिफरेंस 0 होता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है और उसको हम बोलते हैं नॉन इंडक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? नॉन इंडक्टिव सर्किट। दूसरे केस में इफ XL इज ग्रेटर देन XC तो tan phi क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई XL इज ग्रेटर देन XC तो XL माइनस XC पॉजिटिव आएगा, सो tan phi पॉजिटिव आएगा। सो इसको बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टेंस
डोमिनेटेड, इसमें क्या हो रहा होगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड में वोल्टेज लीड कर रहा होगा करंट को, मतलब करंट लैग कर रही होगी। इसके बाद थर्ड है इफ XL लेस देन XC, सो tan phi क्या आने वाला है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। कैपेसिटेंस डोमिनेटेड में क्या है, करंट लीड कर रही होगी, मतलब इंडक्टेंस डोमिनेटेड में वोल्टेज लीड कर रहा होगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड में करंट लीड कर रही होगी। सो ये तीन तरह के सर्किट्स यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इम्पीडेंस ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, उससे भी कुछ अच्छी रिजल्ट निकल के आने वाला है। इम्पीडेंस ट्रायंगल, देखो ये अपना एक कुछ ट्रायंगल हो गया, जो ये जो ट्रायंगल है इसी के बेसिस पर हम ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो गया OAB, ये एंगल है फाई, ये R, ये Z, ठीक है, और ये हो गया मेरा XL माइनस XC। मतलब इम्पीडेंस ट्रायंगल का मतलब ये कि इसमें सब रेजिस्टेंस ही हैं। ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ये पूरे सीरीज LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा XL माइनस XC की वैल्यू है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर XL माइनस XC। सो यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R तो मैंने यूज ही कर लिया। एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका आगे जाके यूज होगा इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, ये आप ध्यान रखना है। तो अभी हम इस क्लास में इतना ही करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, तो आप इसको रिवाइज करें और इसको प्रिपेयर कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये सीरीज LCR सर्किट का पूछा जाता है। इसके बाद इस सर्किट में एक कंडीशन होती है रेजोनेंस की, सो वो और जो बाकी मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इतना ही करें और इसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।